हेलो गाइस, वाईईडी की रीडिंग क्लास में सभी का वेलकम है। ये है बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। आज द हिंदू की छुट्टी है, लीव है, क्योंकि पोंगल पे द हिंदू पब्लिश नहीं होता। तो कल पोंगल था, आज हिंदू नहीं आया। तो आज अपने इसी का फ्रंट पेज पूरा कवर करेंगे, हर हेडलाइन को कवर करेंगे, साथ में एक बड़े आर्टिकल को कवर करेंगे। सारा न्यूज़पेपर जो है ये बिजनेस न्यूज़ पे बेस्ड होता है, तो बहुत अच्छा मौका है अगर आपको इकोनॉमी और बिजनेस रिलेटेड पैसेज को पढ़ना सीखना है। शुरू करें क्लास को। एक चीज़ का ध्यान रखें, इस एक्सरसाइज को वन टाइम एक्सरसाइज ना बनाएं। ऐसा ना हो आज कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं, आप 15 से 20 मिनट दे करके अपने घर पे इस रोज़ एक्सरसाइज को करना है। नेट से फ्री में मिलता है, डाउनलोड कर सकते हैं इस न्यूज़पेपर को। ये देखो, सबसे पहले अजीब सी हेडलाइन आप देखोगे ना, लेट ITR सर्ज स्लोज डायरेक्ट टैक्स मोकअप कॉन्ट्रैक्शन, है ना, अजीब सी हेडलाइन है। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, किसी का मोबाइल स्क्रीन छोटा हो तो। पहले काम करता हूँ, मैं सारे वर्ड्स आपको बता देता हूँ, फिर बताएंगे इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। लेट का मतलब है देरी से, ITR का मतलब है इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स को इंडिया में डायरेक्ट टैक्स भी बोला जाता है। सर्ज का मतलब है इंक्रीज या उछाल, इसका एंटोनिम है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कमी। सर्ज मतलब बढ़ोतरी, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कमी। स्लो का मतलब है धीमा करना। मॉप अप का मतलब है फाइनल या कंक्लूडिंग, ठीक है ना, कंक्लूडिंग। अब देखो सबको जोड़ दो। कह रहे देरी से ITR में जो सर्ज आया है, अब इसका मतलब क्या है, सरकार ने 31 दिसंबर रखी थी ITR भरने की लास्ट तारीख, इसको बढ़ा करके सरकार ने कर दिया 10 जनवरी। अगर 10 जनवरी को आपने नहीं भरी और आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप भरोगे तो ज़रूर, सरकार भरवा के छोड़ेगी, पर 5 से 10 हज़ार रुपये आपसे फाइन भी लेगी। तो कुछ लोग कौन होते हैं जो 10 जनवरी को ही भरते हैं आकर के, उनको याद आता है 9 तारीख को या 10 तारीख को कि आज भरनी है, तो ये लोग कहलाते हैं लेट ITR फिलर्स। इन लोगों के फिलर्स की ITR की संख्या में जो सर्ज आया है, देरी से ITR भरने के लोगों में जो बढ़ोतरी हुई है ना, कह रहा है इस बढ़ोतरी ने, इस देरी वाली ITR ने कम कर दिया है डायरेक्ट टैक्स में कॉन्ट्रैक्शन को, कमी को, जो थी मॉप अप, जो थी फाइनल। अब इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर इस बार कॉन्ट्रैक्शन आने वाला था कोरोना की वजह से 2020-21 में। हर चीज़ में कॉन्ट्रैक्शन आया, तो डायरेक्ट टैक्स में भी कॉन्ट्रैक्शन आएगा ना, इनकम टैक्स में। लेकिन सरकार डेट आगे 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 बढ़ाती गई। इससे क्या हुआ, जिन लोगों ने ITR नहीं भी भरनी थी ना इस साल, उन्होंने भी भर दी। कुछ लोग ऐसे थे जिनका टैक्स नहीं भी बन रहा था या कम बन रहा था, उन्होंने भी इस साल भर के अपना टैक्स दे दिया, है ना। बाद में वो शायद देते या ना देते, बाद की बात है, लेकिन इस साल में उनका पैसा आ गया। तो कह रहे इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन फाइनल होना था, 10-20% की कमी हमें दिखनी थी, इस साल वो कमी हो गई है स्लो। हमें 10-20 की जगह 5 या 7% की कमी दिख रही है। समझ गए ना। लास्ट मोमेंट तक सरकार ने ITR भरवाई, इससे लोगों ने ITR भरी, इससे कॉन्ट्रैक्शन कम हुआ। जितनी कमी हमने सोची थी उतनी कमी नहीं हुई, फाइनल कमी कम हुई। ऐसे बनते हैं सेंटेंस। अब मैं आपको वर्ड्स दिखा देता हूँ। मॉप अप, इसका मतलब होता है कंक्लूडिंग, फाइनल, वाइंडिंग अप, कल्मिनेटिंग, है ना, रैपिंग अप। ये सब जो है फ्रेजल वर्ब्स है, रैप अप करना या वाइंड अप करना, किसी चीज़ को कंक्लूड करना। चलो अगली हेडलाइन की तरफ बढ़ेंगे। सभी हेडलाइंस को आपको कवर करना है, फिर बड़ा वाला आर्टिकल देखेंगे अपना, इंटरेस्टिंग आर्टिकल आज का। कह रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग इन टॉक्स विद PEs टू सेल 15 to 20% स्टेक। कह रहे इंडिया बुल हाउसिंग नाम की जो कंपनी है वो इन टॉक्स है। इन टॉक्स का मतलब आप समझते ही होंगे, बातचीत में अभी व्यस्त है। इन टॉक्स मतलब बातचीत में लगी हुई है। कह रहे ये कंपनी जो है बातचीत में है प्राइवेट इक्विटीज़ के साथ में। प्राइवेट इक्विटी कौन होते हैं, जैसे आपने सोचा, मैंने सोचा, अपन ने मिलकर कंपनी बना ली। अपने क्या करते हैं, किसी कंपनी को, दूसरी को उसके शेयर खरीदेंगे, उसके बेच देंगे बाद में, है ना। हम प्राइवेट इक्विटी हैं, हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए पड़े हैं, बस कंपनियों को खरीदते हैं और बेचते हैं। जब सही टाइम लगता है तब खरीद लेते हैं, जब गलत टाइम लगता है तो बेच देते हैं। तो यही काम होता है हमारा प्रॉफिट कमाने का। तो इंडिया बुल हाउसिंग जो है सोच रही है, बातचीत कर रही है प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के साथ कि वो बेचेगी अपने 15 से 20% स्टेक को। अब देखो स्टेक का मतलब क्या होता है, आपकी हिस्सेदारी कहलाती है आपका स्टेक। अगर आपके पास किसी कंपनी के 20% शेयर हैं तो आपके पास 20% स्टेक है ना। तो इंडिया बुल्स चाह रही है कि हमारा 20% या 15% शेयर या हिस्सा या क्लेम हम दे दें किसी प्राइवेट इक्विटी फर्म को। समझ गए। चलो आ जाओ, बाकी की हेडलाइंस छोटी छोटी हैं, साइड में देख लेते हैं। बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट सेट टू बिगिन ऑन जनवरी 29। तो बजट सेशन है, सेट है, तैयार है बिगिन होने के लिए जनवरी 29 को। सिंपल सी हेडलाइन थी। इसके नीचे एक अच्छी हेडलाइन है, ध्यान से देखना। एसिस पिक रिक्यूजेस हिमसेल्फ फ्रॉम फार्म लॉज पैनल। मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूं। चलो, कह रहे सुप्रीम कोर्ट का जो पिक है,
अब ये पिक वो नहीं है आप जो सेल्फी लेते हो, वो होती है पिक्चर। उस पिक्चर को अपने पिक लिख देते हैं, PIC। ये है PICK। पिक का मतलब होता है आपकी चॉइस। पिक का मतलब होता है चॉइस करना वर्ब फॉर्म में, और नाउन फॉर्म में आपकी आपकी जो चॉइस है ना, जो आपने चुना है जिस चीज़ को, पिक कहलाती है। कह रहा है SC का पिक किया हुआ पर्सन, SC का जो चुना हुआ आदमी है वो रेक्यूज करता है अपने आप को। रेक्यूज करने का मतलब है डिसक्वालीफाई करना। आपको किसी कोर्ट में जज बनाया गया किसी केस के अंदर, आपने जज बनते ही बताया कि इस केस की सुनवाई मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जिसकी सुनवाई तुम करवा रहे हो वो मेरा ताऊ है, मेरे ताऊ के फैसला मैं नहीं दे सकता। मैं उसके अगर मैं फैसला गलत दूंगा तो भी गलत बात है, सही दूंगा तो भी गलत बात है। तो आप ऐसे केस में क्या बोलोगे? आई रेक्यूज माई सेल्फ या आई डिसक्वालीफाई माई सेल्फ। तो मुझे इस केस से बाहर निकालो, इस केस से मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो SC का एक चुना हुआ आदमी जो है उसने भी रेक्यूज कर लिया अपने आप को फार्म लॉज के पैनल से। उसने बोला किसानों के पैनल में मेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं तो फार्म लॉज को पहले से ही समर्थन करता हूं। तो मुझे इस केस का फैसला करने के लिए बोलोगे तो मुझे तो किसानों की गलती ही लगेगी। रिक्यूज वर्ब की एक खासियत है, इसके बाद में हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखोगे, क्योंकि आप अपने आप को रिक्यूज करोगे ना, अपने आप को ही बाहर करोगे किसी केस से, तो आप हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ ऐसा आप देखोगे। अब ये अपने पास छोटी छोटी हेडलाइंस हैं, इसके बाद अपने मेन आर्टिकल की तरफ जा रहे हैं। इनको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, चलो दिख ही रहा होगा आपको। इंडियाज MCAP टू GDP रेशियो क्रॉसेस 100% फॉर फर्स्ट टाइम इन ओवर ए डेकेड। तो 10 साल से ज़्यादा के टाइम में पहली बार ऐसा हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, इंडिया का 100% क्रॉस कर गया ये रेशो। और कौन सा रेशो है? मिड कैप से GDP का। अब इसमें ज़्यादा अंदर नहीं घुसना अपने को, इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है। मिड कैप का मतलब होता है छोटी कंपनियां, मिडल लेवल की कंपनियां, इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है कहलाती है मिड कैप। और GDP आप जानते हैं। तो एक रेशो होता है, इसकी कुछ अहमियत होगी। पहली बार ये 100% से ज़्यादा बढ़ा है, मतलब मार्केट बहुत अच्छा काम कर रही है। इसको छोड़ दें, ये हेडलाइन को हमें नहीं करना है, हो गई ये। अब ये छोटी सी हेडलाइन है रघुराम राजन वाली, अच्छी हेडलाइन है इसलिए इसको कवर कर रहा हूँ। रघुराम राजन्स प्रिस्क्रिप्शन सेल PSUs बूस्ट इंफ्रा। रघुराम राजन साहब का, हमारे एक्स RBI गवर्नर साहब का ये एक प्रिस्क्रिप्शन है। प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है? सलाह, आपकी रिकमेंडेशन, एडवाइस को कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन, कि आप सेल कर दो PSUs को और बूस्ट कर दो इंफ्रास्ट्रक्चर को, है ना। तो ये इनका कहना है। इसमें देखने वाली एक ही चीज़ है, प्रेस्क्रिप्शन में अगर आई की जगह मैं O लगा दूँ, प्रोस्क्रिप्शन हो जाएगा ना। प्रेस्क्रिप्शन का क्या बना दिया? प्रोस्क्रिप्शन। ये वर्ड बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। प्रेस्क्रिप्शन का मतलब होती है एडवाइस, आपको डॉक्टर ने लिख करके दिया ये करो ये करो, ये होगी प्रेस्क्रिप्शन। और अगर डॉक्टर प्रोस्क्रिप्शन देगा ना तो किसी चीज़ के लिए देगा कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी है आज से, आपको ऑयली फूड नहीं खाना है ना, फ्राइड फूड नहीं खाना है, आपको घर नहीं बैठे रहना है, थोड़ा एक्सरसाइज करना है। तो प्रोस्क्रिप्शन होता है किसी चीज़ की मनाही, प्रिस्क्रिप्शन होता है किसी काम को करने की सलाह। दोनों वर्ड्स एक दूसरे के उल्टे। चलिए बढ़ते हैं मेन आर्टिकल की तरफ। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और मुझे लगा ये वास्तव में कायदे का आर्टिकल है ना पढ़ने के हिसाब से। तो इसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, आपके फ्रेम में आए। वीडियो को एक लाइक जरूर देना, आपके लाइक से वीडियोस को बहुत रीच मिलती है ना। चलो, RBI ट्वीक्स FEMA रूल्स गिव्स विंग्स टू एयरक्राफ्ट रिसाइकलिंग। RBI ट्वीक करता है। अब ये ट्वीक करना क्या होता है भाई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हल्का सा ट्वीक कर दिया, हल्का सा चेंज कर दिया। ट्वीक का मतलब होता है स्मॉल चेंज लाना, हल्का सा, है ना, मामूली सा। इसके लिए वर्ड अपने पास एडजस्ट, एडजस्ट का मतलब यही होता है। तो RBI ने एडजस्ट कर दिया, हल्का सा चेंज लेके आया FEMA के रूल्स में। FEMA एक एक्ट है अपना, उस एक्ट के रूल्स के अंदर, उस कानून के नियमों में थोड़ा सा चेंज लेके आया और कह रहा है यही RBI गिव विंग करता है। गिव विंग करने का मतलब है किसी को पंख देना, किसी को एम्पावर करना, किसी को ताकत देना। कह रहे यही RBI एम्पावर करता है, इनेबल करता है। और किसको? एयरक्राफ्ट रिसाइकलिंग को। एयरक्राफ्ट रिसाइकलिंग का मतलब है, देखो रिसाइकिल करने का मतलब है कोई चीज़, जैसे प्लास्टिक की बैग है, उसको आपने पहले यूज़ किया 5 साल 2 साल, फिर जब वो ख़राब हो गई उसके बाद उसको रिसाइकिल किया, रिसाइकिल करके प्लास्टिक को गलाया और उस बैग से आपने कुर्सी बना दी। मतलब उसका साइकिल आपने फिर से चेंज कर दिया। पहले उससे बनी थी थैली, बाद में बन गई उसकी चेयर, तो ये कहलाती है रिसाइकलिंग। वैसे ही एयरक्राफ्ट की भी रिसाइकलिंग हो सकती है। जैसे कोई एयरक्राफ्ट का इंजन है, वो ख़राब हो गया, फिर उसको खोला, फिर उससे नए एयरक्राफ्ट को बनाया, वहाँ पे उस इंजन के पार्ट्स को यूज़ किया। तो ऐसा RBI ने अभी अलाउ कर दिया है। अब इस सेंटेंस में देखने वाली एक ही चीज़ है, इस वर्ड को देखो ध्यान से, एयरक्राफ्ट को। कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन भी डाला था और बहुत लोगों को रूल नहीं पता। ये रूल ये कहता है
कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं इंग्लिश में जो अपनी फॉर्म को कभी चेंज नहीं करते। सिंगुलर भी वो वैसे ही हैं और प्लूरल भी वैसे ही हैं। सभी के सभी नाउन्स आपके सामने लिखे हुए हैं। सीरीज, स्पीसीज, वेयरअबाउट्स, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, फिश, स्वाइन, कोड और सैमन। ये कोड और सैमन दो फिश के नाम है, दो मछलियों के नाम है ना। सैमन फिश होती है, कोड फिश होती है। एक डियर होता है, शीप होता है, हेयर होता है। ये सब के सब नाउन्स ऐसे हैं, सिंगुलर इज इक्वल टू प्लूरल। अब कैसे लगेगा ये, ध्यान से देखो इन सेंटेंसेस में। मैं आपसे बोल रहा हूँ 36 एयरक्राफ्ट्स हैव या हैज़ बीन बॉट फ्रॉम फ्रांस। 36 एयरक्राफ्ट्स को खरीदा गया है फ्रांस से। कितने भाई? 36। तो पीछे ऐसा आना लाजमी है, लेकिन ये कौन सा नाउन है? ये स्पेशल नाउन है। एयरक्राफ्ट तो एयरक्राफ्ट ही रहेगा, चाहे एक हो चाहे 1000 हो। तो दिक्कत क्या है, इस सेंटेंस में एयरक्राफ्ट में से इस एस को निकाल देना है और लिखना है 36 एयरक्राफ्ट। अच्छा, वर्ब कौन सी आएगी? जितने एयरक्राफ्ट हैं उसके हिसाब से वर्ब लगाओ। ये प्लूरल नाउन है तो वर्ब को आपको लगाना है हैव को, ना कि हैज़ को। समझ गए ना? तो वर्ब आपकी हैव आ जाएगी, हैज़ नहीं आएगी, लेकिन एयरक्राफ्ट्स में से एस को आपको निकाल देना है। अच्छा, अगर अकेला एयरक्राफ्ट हो तो एन एयरक्राफ्ट हैव या हैज़ बीन बॉट फ्रॉम फ्रांस। सिंगल एयरक्राफ्ट को खरीदा गया फ्रांस से। इस केस में आप वर्ब को हैव ना लगा के हैज़ लगाएं, क्योंकि एयरक्राफ्ट सिंगुलर है। तो वर्ब आपकी चेंज हो जाएगी, है ना, लेकिन नाउन की फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होगी। 36 थे तब भी एयरक्राफ्ट और सिंगल था तभी भी एयरक्राफ्ट। यही जैसे एक स्पीसीज नाम का नाउन है, इस पर भी अप्लाई करेंगे। ह्यूमन स्पीसीज इज या आर इंटेलिजेंट। ह्यूमन स्पीसीज जो है इंटेलिजेंट है। स्पीसीज एक ऐसा नाउन है, स्पीसीज का मतलब होता है नस्ल। आदमी की जो नस्ल है वो बहुत इंटेलिजेंट होती है। अब देखो यहाँ पे एक ही स्पीसीज की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे इस को चूज करूंगा, ना कि आर को। लेकिन मैं ऐसा बोलूँ ऑल स्पीसीज हैव या हैज़ फॉलोड द इवोल्यूशन पाथ। सभी नस्लों ने फॉलो किया इवोल्यूशन के पाथ को। तो यहाँ पे बहुत सारी हैं। वर्ड तो स्पीसीज आएगा, लेकिन वर्ब को हैव ना लगा के मैं लगाऊंगा हैज़, ना लगा के लगाऊंगा हैव। समझ गए ना? तो इन सभी नाउन्स को आपको इसी तरीके से बिहेव करवाना है। नेवर चेंज देयर फॉर्म्स। इसमें थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस हैं, वो मैंने ग्रामर सीरीज में करवाई हुई है आपको। जैसे हेयर पे करवाई है, शीप पे करवाई है ना, तो वहाँ आप देख लेना, या फिश पे भी करवाई है। चलो, अब इनको मैं थोड़ा सा ना जूम इन करता हूँ, पूरे आर्टिकल को अपने पढ़ पाएँ। मेन आर्टिकल अपना आई थिंक इतना जूम इन ठीक रहेगा ना, या इससे थोड़ा कम कर देता हूँ मैं, 500 पे रखता हूँ, अब ठीक रहेगा। कह रहा है इन अप्रैल 2019 as Jet Airways went bankrupt and the airline's lessors scrambled to safely recover their aircraft, they faced a curious problem. कह रहे अप्रैल 19 में कुछ हुआ। अच्छा, क्या हुआ? कह रहे जैसे ही जेट एयरवेज जो है वो वेंट बैंकरप्ट हो गया। वेंट मतलब गो की सेकंड फॉर्म है। आप गो प्लस में एडजेक्टिव लगा देंगे तो मतलब उस एडजेक्टिव का आपका बन जाना हो जाएगा। व्हेन यू गो वाइल्ड, आप जंगली पने की तरह बिहेव कर रहे हैं ना, जंगली की तरह। व्हेन यू गो शाय, आप जो है शाई आदमी की तरह बिहेव कर रहे हैं। व्हेन यू गो बैंकरप्ट, मतलब आप एक बैंकरप्ट आदमी की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो कह रहे जब अप्रैल 19 में जेट एयरवेज बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। और कह रहे हैं जो एयरलाइन के लेसर्स थे, ये लेसर्स कौन होते हैं? ये वो पर्सन है जो आपको लीज पे कोई सामान देते हैं। लीज का मतलब है किराए पे, है ना, रेंट पे, ठीक है ना। तो लेसर का मतलब है somebody who gives you something on a lease। कह रहे जब एयरक्राफ्ट के लेसर्स ने एयरलाइन के लीज पे देने वालों ने स्क्रैम्बल किया। स्क्रैम्बल करने का मतलब होता है हड़बड़ी करना। इनको पता लगा ये तो डूब गई, तो फटाफट क्या हुआ, इसके पास पहुंच गए कि हमारे एयरक्राफ्ट जो तुम्हें किराए पे दिए थे, सभी एयरलाइंस है ना जनरली किराए पे चलाती हैं एयरक्राफ्ट्स को, तो कह रहे जो किराए पे दिए थे वापस करो हमें। कह रहे जब इन्होंने स्क्रैम्बल किया कि हम सेफली रिकवर कर लें अपने एयरक्राफ्ट को, अपने विमानों को, तो उन्होंने फेस किया एक क्यूरियस प्रॉब्लम को। तो वो फेस करने लगे एक बहुत ही रोचक सी, बहुत ही क्यूरियोसिटी भरी प्रॉब्लम को। समझ गए सेंटेंस को? ऐसे बनाए सेंटेंस। सेंटेंस पे देखने वाला वर्ड आया ना, इस लेसर को मैं आपको कन्फ्यूजन होगी किसी को, आपकी इच्छा होगी सर लीज से लीजर नाम का वर्ड बना दूं ना मैं। जो आपको लीज पे पैसा दे या सामान दे, किराए पे कोई काम करवाए आपसे या किराए पे कुछ सामान दे, तो लीजर हो गया। लेकिन लीजर एक आर्काइक वर्ड है, आपको कई डिक्शनरीज में मिलेगा, कहीं में नहीं मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, दिस वर्ड इज आउट ऑफ फैशन। अब इसके लिए नया वर्ड अपने पास लेसर है ना, तो इस पर खास ध्यान देना। लीजर की सेकेंड फॉर्म है लेसर। स्क्रैम्बल करना होता है हड़बड़ी करना। अब इसकी देखो कैसी हड़बड़ी होती है।
जब आपको आवाज़ आई गली में एक्सीडेंट हुआ है ना आपकी गली में, तो आप फटाफट पहनते हो चप्पल वप्पल अपने स्लीपर्स और बाहर भागते हो। यार कोई हमारे घर वाले का तो नहीं होगा, किसी फैमिली मेम्बर का तो नहीं हुआ। तो आप जो वो हड़बड़ी करते हो ना, इन अ हेस्ट, और कैसी क्लमजी वाली, झल्ले वाली, एक चप्पल पहनी एक नहीं पहनी, बस भाग गए हड़बड़ी के अंदर। तो ऐसे ही ये जेट एयरवेज के लेसर्स थे, हड़बड़ी के अंदर भागे कि 2019 में हमारे एयरक्राफ्ट तुम कहीं बेच ना देना आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे जेट हैड स्टार्टेड कैनिबलाइजिंग पार्ट्स फ्रॉम सम ऑफ दीज एयरक्राफ्ट टू कीप द अदर्स फ्लाइंग। जेट ने क्या किया था, प्रॉब्लम ये थी कि जेट ने स्टार्ट कर दिया था कैनिबलाइज करना कुछ पार्ट्स को, और कहाँ से, इन एयरक्राफ्ट में से, क्योंकि वो कीप कर पाए ताकि अदर्स को फ्लाइंग। मान लो इसके पास 5 एयरक्राफ्ट हैं, एक एयरक्राफ्ट थोड़ा सा ख़राब हुआ, इसको उन्होंने ग्राउंड कर दिया। अब 4 में जब भी कोई चीज़ ख़राब होती ना, इसमें से इंजन निकालते और उसमें लगा देते, इसमें से कोई चीज़ निकालते उसमें लगा देते। इसको कहते हैं कैनिबलाइजेशन। इस वर्ड को मैं आपको समझा भी देता हूँ, पहले सेंटेंस समझ लो। जेट ने स्टार्ट कर दिया था पार्ट्स को रिसाइकिल करना या रीयूज़ करना कई एयरक्राफ्ट में से, ताकि वो कई दूसरों को फ्लाई करवा पाए, उनको उड़ता हुआ रहने दे। समझ गए? अब देखो इस वर्ड के अंदर देखने वाला कैनिबलाइज बना कैसे है, याद रहेगा ज़िंदगी भर। कैनिबलिज्म एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि एक नस्ल अपनी नस्ल के इंसान को खाए, है ना, अपनी नस्ल के किसी दूसरे मेंबर को खाए। जैसे लॉयन है ना, लॉयन, वो लॉयंस को खा जाता है। डॉग्स हैं, डॉग्स को खा जाते हैं। वैसे इंसान भी इंसान को खा सकता है। तो कैनिबलिज्म होता है अपनी नस्ल के किसी आदमी को खा लेना, किसी जानवर को या किसी भी मेंबर को अपनी नस्ल के खा लेना। अगर आप कैनिबल बोलेंगे तो वो इंसान के परिप्रेक्ष्य में आएगा, जिसको बोला जाता है आदमखोर। आदमखोर वही आदमी है जो आदमी को खा जाए, है ना, खाने वाला हो जो आदमी को। तो कैनिबल इंसान होता है आदमखोर आदमी। अब वहीं से आपने कैनिबलाइज नाम की जो है ना वर्ब बना दी। कैनिबलाइज करने का मतलब होता है पार्ट को यूज़ करना एक मशीन के, ताकि उसी मशीन के जैसी दूसरी मशीन को आप जो है ना चला पाओ। तो एक एयरक्राफ्ट के किसी इंजन को निकाल के दूसरे एयरक्राफ्ट में लगा दिया। इस एयरक्राफ्ट को तो ख़त्म करते जा रहे हो, लेकिन बाकियों को इससे खाना दे रहे हो आप, है ना, उनका जो है काम चल रहा है। तो ये कहलाया जाएगा कैनिबलाइजेशन। अब इसके अपने पास सिनोनिम्स भी हैं, डिसमेंटल करना, सैल्वेज करना, स्ट्रिप डाउन करना। समझ गए ना? किसी एयरक्राफ्ट को कैनिबलाइज करो, डिसमेंटल करो, सैल्वेज करो, स्ट्रिप डाउन करो, सबका मतलब यही है, उसके पार्ट्स निकाल रहे हो और दूसरे एयरक्राफ्ट में घुसा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारे वर्ड्स आगे आएंगे ना, तो इनको आप यहीं पे देख लें। कह रहे द आयरलैंड बेस्ड JIHB DAC which had leased 2 Boeing 777s to Jet found that one of them had been so heavily cannibalized that there was no way the plane could be flown back। अब इसका एक जो लेसोर था जिसने इसको लीज पे दिए थे, जिसका नाम था आयरलैंड की कंपनी JIHB DAC, है ना। कह रहे जिसने लीज किया था इसको 2 बोइंग इसको जेट एयरवेज को इसने किराए पे दिए थे। कह रहे इसने ऐसा पाया, और क्या पाया कि उनमें से एक वन ऑफ देम इतने ज़्यादा तरीके से कैनिबलाइज्ड हुआ था, इतने ज़्यादा तरीके से उसको आदमखोर की तरह इन्होंने खा लिया था, है ना। दूसरे एयरक्राफ्ट में इसके पार्ट्स लगा दिए थे कि कोई भी रास्ता नहीं था, देयर वॉज नो वे कि प्लेन को फिर से फ्लाई बैक किया जाए, फिर से उड़ाया जाए। तो वापस लेने आए, जेट ने बोला ये पड़ा ले जाओ। उसने देखा भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं, पंखे भी उतार लिए तुमने, सीटें भी उखाड़ ली, इंजन भी निकाल लिया। तो उन्होंने बोला भाई इसको उड़ा के ले जाएं कैसे हम आयरलैंड वापस। तो ऐसी इनके सामने प्रॉब्लम आई JIHB DAC के सामने। सिंपल सेंटेंस है। चलो करे सो द कंपनी वांटेड टू स्ट्रिप द एयरक्राफ्ट डाउन एंड सैल्वेज वट एवर यूजुअल पार्ट्स इट कुड। करे इसलिए कंपनी चाहती थी कि वो स्ट्रिप डाउन कर दे। स्ट्रिप डाउन वही है कैनिबलाइज करना, ऊपर बताया ना मैंने आपको, कैनिबलाइज का सिनोनिम होता है स्ट्रिप डाउन करना। तो कंपनी चाहती थी कि इस एयरक्राफ्ट को स्ट्रिप डाउन कर दे और सैल्वेज कर ले, बीन ले, बटोर ले, जो भी यूजुअल पार्ट्स है ये कर सकती है। समझ गए ना? तो उसको कंपनी को यही लगा इस एयरक्राफ्ट को उड़ा के तो नहीं ले जा पाएंगे, तो हम क्या करते हैं टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, जो काम के पार्ट है उनको लेकर के आयरलैंड जाएंगे, है ना, फिर देखेंगे इसका क्या करना है। कह रहे बट ये दोनों वर्ड्स देख लेना, है ना, स्ट्रिप डाउन फ्रेजल वर्ब, सैल्वेज का मतलब है बीन लेना, छोटे छोटे टुकड़े करके उनमें से जो इकट्ठा हो जो हो उसको बटोर लेना। कह रहे बट इंडियन लॉज वुडेंट अलाउ डैट। कह रहे लेकिन इंडिया के जो लॉज थे इस चीज़ को अलाउ करते ही नहीं थे। इंडिया के लॉज ने क्या बोला, ये चीज़ तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, होगी तुम्हारी आयरलैंड की कंपनी, इंडिया में तुम्हारे ये वाले काम नहीं चलेगा। अब देखो सेंटेंस में एक देखने वाली चीज़ है,
आप लोग बहुत लोग पूछते हो सर वुड का यूज़ कैसे होता है, तो आज इसके मोटे मोटे दोनों यूज़ देख लेते हैं कैसे यूज़ किया जाना चाहिए। देखो वुड के दो यूज़ होते हैं, एक तो पास्ट ऑफ विल होता है और एक पास्ट हैबिट को बताता है वुड। पहला वाला आप शायद जानते भी होंगे, आई प्रॉमिस्ड, या यहाँ पे यूँ लिख दो शी प्रॉमिस्ड। शी प्रॉमिस्ड, उसने प्रॉमिस किया, दैट शी वुड कॉल इन द इवनिंग दैट डे, कि वो कॉल करेगी उस इवनिंग में, उस दिन की, उसने ऐसा प्रॉमिस किया। देखो यहाँ पे विल की जगह पे हमने वुड को यूज़ किया है क्योंकि सेंटेंस का मेन जो वर्ब है, जहाँ पे मेन क्लॉज है वहाँ पे वर्ब पास्ट के अंदर है, तो हम यहाँ पे विल की जगह पे वुड लगा देंगे क्योंकि वुड जो होता है पास होता है विल का। समझ गए ना? जिस दिन उसने बोला था मैं कॉल करूंगी तब तो वो यही बोली थी शी विल को, आई विल कॉल, है ना, लेकिन बाद में इनडायरेक्ट टेंस बना दिया इसको अपन ने, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट हो गई, तो उस केस में मैं शी वुड लिखूंगा ना कि शी विल। तो विल का पास होता है वुड, लेकिन वुड का एक मीनिंग और भी होता है, किसी पास्ट हैबिट को बताना। आई वुड कॉल हर इवनिंग, एवरी इवनिंग, मैं उसको कॉल किया करता था हर रोज़ शाम में। समझ गए ना, मेरी आदत थी। मैं यहाँ पे वुड की जगह ऐसा भी लिख सकता हूँ, आई यूज्ड टू, आई यूज टू, ठीक है ना, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ मेरी आदत थी उसको कॉल करने की रोज़ शाम के अंदर। तो यहाँ पे सेकंड वाला यूज़ हमने किया है। इंडियन गवर्नमेंट जब जब उससे पूछा जाता ना कि पार्ट्स हम ले जाएं, तो इंडियन गवर्नमेंट नहीं अलाउ करती थी, मना बोल देती थी, हर बार उसकी आदत थी कि नहीं आप ले जा सकते। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। कह रहे वाइल इंडियन कस्टम लॉज अलाउड फ्री इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ लीज्ड एयरक्राफ्ट, देयर वॉज नो सच प्रोविजन फॉर डिसमेंटल्ड एयरप्लेन पार्ट्स। कह रहे जहाँ इंडिया के कस्टम लॉज हैं, इंडिया के जो कस्टम के कानून हैं, अलाउ करते थे, क्या करते थे, फ्री इंपोर्ट को, मुफ्त के अंदर आयात को या फिर निर्यात को, है ना, बिना किसी रोक टोक के, लीज्ड एयरक्राफ्ट के, किराए के जो है प्लेन्स के। लेकिन वहाँ कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं था टूटे फूटे, डिसमेंटल्ड, स्ट्रिप्ड डाउन या कैनिबलाइज्ड एयरप्लेन पार्ट्स के लिए। तो अगर आपने एयरप्लेन को तोड़ दिया ना, उसके बाद आप उसको कहीं भी नहीं ले जा सकते हो इंडिया से बाहर, ऐसा कोई रूल हमारे पास था ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे बट द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हैज़ नाउ आयरनड आउट दिस प्रॉब्लम बाय अलाउइंग एक्सपोर्ट ऑफ लीज्ड एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, इंजन्स। कह रहे लेकिन आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आयरन आउट कर दिया। आयरन आउट करने का मतलब है सेटल करना। ये फ्रेजल वर्ब मैं आपको याद करवाऊंगा कैसे इसको निशानी के साथ याद करना है, अभी रुक जाओ। कह रहे लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेटल कर दिया है इस प्रॉब्लम को, अलाउ करके निर्यात को, एक्सपोर्ट्स को, इन सब चीज़ों के, है ना, एयरक्राफ्ट के, हेलीकॉप्टर्स के, इंजन्स के। अच्छा और किस चीज़ के भाई, ये अगले फ्रेम में आएगा। और अदर पार्ट्स इन कंप्लीट और नॉक्ड डाउन कंडीशन, या फिर दूसरे पार्ट्स को कंप्लीट कंडीशन में या नॉक डाउन कंडीशन में। नॉक डाउन का मतलब है टूटा फूटा, डिसमेंटल्ड। अगर टूटा फूटा है तो भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, पूरे पार्ट में है, पूरा कंप्लीट है तो भी आरबीआई ने बोला अब एक्सपोर्ट हो जाएगा इंडिया में से। अब इस सेंटेंस पर देखने वाली एक चीज़ आई है, कौन सी आई है भाई, ये वाली फ्रेजल वर्ब आयरन आउट। आप इसको ऐसा समझें, देखो मैं इसके सारे मीनिंग दिखा देता हूँ आपको। सेटल करना, स्ट्रेट आउट करना, रिजोल्व करना, डिस्पोज ऑफ करना, गेट रिड ऑफ करना, किसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना, या तो यूँ समझ लो, या किसी चीज़ को सेटल करना, है ना, प्रॉब्लम को सेटल करना। ये बना कैसे है, आपने आयरनिंग की होगी ना, प्रेस बोलते हैं अपने घर पे, प्रेस कर रहे हैं अपने कपड़ों पे, है ना, तो कपड़ों में क्या होती हैं, सीम्स मतलब रिंकल्स, है ना, तो सलवटों को अपने आयरन करते हैं। अगर जब अपने आयरन आउट करेंगे किसी प्रॉब्लम को, तो उस प्रॉब्लम में जो सलवटें हैं, वो सलवटें तो प्रॉब्लम है, उनको अपने सीधा कर देते हैं बिल्कुल। समझ गए ना, कपड़े को आयरन आउट किया, कपड़ा एकदम रिंकल्स खत्म हो गए, सीम्स खत्म हो गई। तो आयरन आउट फ्रेजल वर्ब रीजन एक्चुअल में ऐसे ही बनी है, इसके पीछे का रीज़न यही है ना, चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को, उन सलवटों को सीधा कर देना, सेटल कर देना, प्रॉब्लम्स को आयरन आउट कर देना। एक और चीज़ यहाँ ध्यान से देखें आप, यहाँ पे सबके आगे एस लगा हुआ है, हेलीकॉप्टर्स, इंजन्स, एयरक्राफ्ट के आगे एस नहीं लगा हुआ, क्योंकि वही रूल हमारा, जिन नाउन्स के आगे कभी भी एस नहीं आएगा, मतलब उनकी फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होगी। चलो कह रहे दिस स्मॉल ट्वीक कुड बी द बिगनिंग ऑफ अ वाइब्रेंट इंडस्ट्री फॉर इंडिया। कह रहे थोड़ा सा चेंज, ट्वीक मैंने बताया ना, छोटा सा चेंज,
हल्का सा बदलाव। कह रहे ये हल्का सा बदलाव जो है, एडजस्टमेंट जो है, हो सकता है, कुड बी, फ्यूचर में क्या हो सकता है, बिगिनिंग, शुरुआत एक ऐसी इंडस्ट्री की जो बड़ी ही वाइब्रेंट है। वाइब्रेंट का मतलब है एकदम एक्टिव, जिंदा दिल, स्पिरिटेड बोल दो, विविड बोल दो, डायनामिक बोल दो, है ना। तो एक बहुत ही जिंदा दिल इंडस्ट्री की शुरुआत हो सकती है इंडिया के लिए। कह रहा है वन दैट मेक्स इट अ हब वेयर रिटायर्ड एयरक्राफ्ट आर स्टोर्ड एंड देयर पार्ट्स रिमूव्ड फॉर रीयूज और रीसेल। कह रहा है ये एक ऐसी इंडस्ट्री होगी वन जो बनाती है इसको, इंडिया को, एक हब, अपने आप में एक हब, जहां पे वेयर रिटायर्ड एयरक्राफ्ट को स्टोर किया जाता है और उनके पार्ट्स को रिमूव किया जाता है रीयूज़ के लिए या रीसेल के लिए। अब देखो इंडिया ने ऐसा कानून बनाया है, तो जिन कंट्रीज़ में ऐसा कानून नहीं है वहाँ से भी एयरक्राफ्ट ला करके इंडिया में यहाँ पे तोड़ा फोड़ा जाएगा और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे उनके पार्ट्स वार्ट्स को। तो एक ऐसी इंडस्ट्री बन सकती है इंडिया में, वाइब्रेंट इंडस्ट्री। चलो ये लास्ट पैराग्राफ अपना, लास्ट सेंटेंस है इनफैक्ट। कह रहे द चेंज इफेक्टेड बाय द RBI। कह रहे वो बदलाव जिनको इफेक्ट दिया गया है। देखो इफेक्ट एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। इफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, किसी चीज़ को लागू करना। कह रहे जिन बदलाव, ये जो बदलाव है जिसको लागू किया गया, इफेक्ट दिया गया है RBI के द्वारा। अब इसने क्या किया, अभी आगे बताएगा। ये लागू किया है इन द FEMA एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस रेगुलेशन, है ना, FEMA की रेगुलेशंस में। कह रहे इस चेंज ने मेड इट पॉसिबल फॉर इस कंपनी JHB टू डिसमेंटल द एयरक्राफ्ट। इस बदलाव ने इस चीज़ को पॉसिबल बना दिया इस कंपनी के लिए कि वो तोड़ फोड़ मचा दे इस एयरक्राफ्ट में, इसमें बटोर ले जो बटोर सकती है। और कह रहे द पार्ट्स ऑफ विच हैव नाउ बीन पैक्ड एंड सोल्ड टू अलारिस एरोस्पेस। कह रहे जिसके पार्ट्स को अब पैक भी कर दिया और बेच भी दिया गया है इस वाली जो ना एयरलाइंस फर्म को, अलारिस एरोस्पेस को, जो कि एक साउथ फ्लोरिडा बेस एयरक्राफ्ट पार्ट सप्लायर है। इस फर्म की ये आइडेंटिफिकेशन है, ये पहचान है ना। तो ऐसा हुआ इस चेंज से, इस कंपनी को फ़ायदा मिला, इसने अपने एयरक्राफ्ट को तोड़ा फोड़ा और इस वाली कंपनी को बेच दिया जो कि फ्लोरिडा में, अमेरिका में एक जो है एयरक्राफ्ट पार्ट सप्लायर है। अब इस सेंटेंस में देखने वाली एक ही चीज़ थी, वो इफेक्ट वाली। वहाँ पे मैं आपको इफेक्ट और अफेक्ट इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता देता हूँ, है ना। देखो इफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को इफेक्ट देना, इंप्लीमेंट करना। अफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को इम्पैक्ट करना, असर डालना। देखने में एक जैसे ही लग रहे हैं लेकिन दोनों सेंटेंस आपको समझ में आएगा। द गवर्नमेंट इफेक्टेड GST इन 17। सरकार ने इम्प्लीमेंट किया, असर में लाया, इम्पोज किया GST को 2017 में, है ना। तो 2017 में सरकार ने बोला कि आज से GST का इफेक्ट शुरू हो गया है। अच्छा, इस GST ने अफेक्टेड मैनी स्मॉल बिजनेसेस, इस GST ने प्रभावित किया बहुत छोटे छोटे व्यापारों को। तो यहाँ पे अफेक्ट नाम की वर्ब यूज हुई है, इसका मतलब है प्रभाव छोड़ना, ठीक है, इम्पैक्ट, टू लीव एन इम्पैक्ट। तो इस GST ने अपना प्रभाव छोड़ा छोटे छोटे बिजनेसमैन पे। मुलाकात लूँगा अगली वीडियो में। कल प्रोबेबली स्पेशल सेशन करेंगे सैटरडे को। मेंबर्स के लिए वीडियो पब्लिश हो गई है SSC और बैंक्स दोनों की। चैनल पे जा करके मेंबर्स चेकआउट कर सकते हैं। आप चैनल के होम पेज पे रखी हुई इन दोनों प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, SSC का बूस्टर और बैंकिंग का बूस्टर दोनों आपको मिल जाएंगे। दोनों में एग्ज़ाम को सोल्व करने की टेक्निक है। तो जिन लोगों के बैंक के एग्ज़ाम नज़दीक है और मेंबर बनना चाहें तो आप ज्वाइन बटन पे प्रेस करके अपना कंट्रीब्यूशन देके इन सभी वीडियोस को इस प्लेलिस्ट में एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने बताया है किसी के कार्ड वार्ड काम ना कर रहे हो तो उनको कैसे ज्वाइन करना है। तब तक के लिए साइनिंग आउट।